नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर निखिल आप सभी सम्माननीय दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल दिव्य एस्ट्रो निखिल पर। दर्शकों, आज हमारी चर्चा का विषय है कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग और किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे उदाहरण के लिए कैट, क्लैट, नीट आदि एग्ज़ाम के योग। इससे पहले कि हम आगे इस विषय पर चर्चा करें, इससे पूर्व मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रणाली के माध्यम से आज हम इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे, असल में वह सटीक और प्रामाणिक प्रक्रिया है। आज का जो ट्रेंड है, जिसमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कुछ ज्योतिष योगों को सिखाकर ज्योतिष समझाने का प्रयास किया जाता है, असल में वह पूर्ण ही नहीं है, वह अधूरा है। ऑनलाइन आपको जो भी सूत्र बताए जाते हैं, उनमें उन सूत्रों को अप्लाई करने के अलावा बहुत कुछ और भी है, बहुत सारे और सूत्र भी हैं जिन्हें अप्लाई करना होता है, तभी हम किसी भी प्रकार के प्रेडिक्शन की ओर पहुंच सकते हैं। आज आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे इस तर्क को समझ जाएंगे। दर्शकों, आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब का क्रेज किस कदर है। हमारे समाज में गवर्नमेंट जॉब को प्रतिष्ठा, सम्मान और जीवन में सेटलमेंट के रूप में देखा जाता है। मैं भी स्वयं एक प्रतिष्ठित गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑफिसर कैडर में वर्तमान में कार्यरत हूँ। गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन हमेशा से रहा है और स्वाभाविक सी बात है, आगे भी बढ़ता ही जाएगा। करोड़ों की तादाद में हर साल सैकड़ों स्टूडेंट विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और हमेशा से यदि हम अभ्यर्थियों और सरकारी नौकरी में सीट का अनुपात देखें तो क्यों काफ़ी कम लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है, और उन्हीं लोगों का सिलेक्शन क्यों होता है, बाकी लोग क्यों रह जाते हैं? क्या जो लोग रह गए हैं उन्होंने कम मेहनत की थी, या जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं उन्होंने उनसे ज़्यादा मेहनत की थी? क्या कारण है? कारण है उनकी कुंडली में बनने वाले गवर्नमेंट जॉब के योग, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को निकालने के योग, जिसके कारण वे लोग आज गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड होकर पदस्थ हैं। तो यदि आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक एग्जाम्पल कुंडली यहाँ ड्रॉ की हुई है, साथ ही कई पॉइंट्स यहाँ लिख रखे हैं जिन पर चर्चा करने के पश्चात हम एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन पर आ पाएंगे। दर्शकों, मैं जो भी पॉइंट्स यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ वह मेरे कई वर्षों के अनुभव और रिसर्च पर आधारित है। आप स्वयं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका मेंटल एप्टीट्यूड काफ़ी बढ़िया होगा और जो भी पॉइंट्स को मैं समझाने का प्रयास करूँगा आप उसे प्रैक्टिकल रूप से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब हम मुख्य चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट गवर्नमेंट जॉब के लिए इम्पॉर्टेंट है, वह है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए मुख्य ग्रह कौन से हैं जिनके कारण जातक को गवर्नमेंट जॉब मिलती है। कौन से ग्रह जातक को गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करते हैं? तो सबसे पहले है सूर्य, इसके बाद अगला ग्रह गुरु, और फिर शनि, और फिर हमारा जो अगला पॉइंट है वह है सहायक ग्रह। दर्शकों, सहायक ग्रह कौन से हैं? यदि सहायक ग्रहों का साथ इन मुख्य ग्रहों को मिल जाए तो गवर्नमेंट जॉब की संभावना और भी प्रबल हो जाती है। तो अब हम सहायक ग्रहों की बात करें तो सहायक ग्रह है चंद्रमा और मंगल। इसके बाद दर्शकों हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं जो कि है मुख्य भाव। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए हमने ग्रहों की तो बात कर ली, अब मुख्य भाव कौन से होते हैं जो कि हमें गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करते हैं? तो वह हैं कुंडली का दूसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 12वां भाव। कुंडली का दूसरा, छठा, 10वां और 12वां भाव ही क्यों इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब के लिए? तो चलिए अब हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दर्शकों, कुंडली के दूसरे भाव से हम फिक्स इनकम को देखते हैं। इसके बाद छठे भाव से हम जातक की नौकरी पर विचार करते हैं कि जातक की नौकरी कैसी रहेगी, उसकी नौकरी की कंडीशंस कैसी रहेंगी। इसके बाद अगला भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुंडली का 10वां भाव, जिससे हम किसी भी जातक के कर्म पर विचार करते हैं। इसके बाद अंत में कुंडली के 12वें भाव से हम यह देखते हैं कि व्यक्ति का जीवन कितना सेटल्ड रहेगा। अब इसके बाद हम सहायक भाव पर चर्चा करते हैं। मुख्य भाव के साथ इन सहायक भावों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी किसी भी एग्ज़ाम में सफलता सुनिश्चित होगी। और गवर्नमेंट जॉब में सफलता के अलावा जो भी बच्चे किसी भी प्रकार की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे लोग यहाँ से गौर करें। यहाँ से हम सहायक भावों की बात करें तो कुंडली का 3रा भाव, कुंडली का 5वां भाव, कुंडली का
नवा भाव, कुंडली का 11वां भाव। अब कुंडली का 3रा, 5वां, 9वां और 11वां क्यों इंपॉर्टेंट है, तो चलिए अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कुंडली का 3रा भाव होता है पराक्रम का, परिश्रम का, कॉन्फिडेंस का। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में तैयारी करने के लिए एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, परिश्रम की ज़रूरत होती है, पराक्रम की ज़रूरत होती है। देखिए, यदि व्यक्ति में कॉन्फिडेंस होगा ना, तो व्यक्ति में परिश्रम की इच्छा होगी, इच्छा शक्ति होगी, तब वो एग्ज़ाम क्लियर करेगा। दर्शकों, इसके बाद अगला बिंदु है जिस पर हम चर्चा करेंगे, वह है कुंडली का 5वां भाव। कुंडली के 5वें भाव से हम व्यक्ति की पढ़ाई, उसकी स्मार्टनेस को देखते हैं। स्मार्टनेस का भाव यदि एक्टिव रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली। इसके बाद कुंडली का 9वां भाव, जिसे हम भाग्य का भाव बोलते हैं, इसके साथ ही इसे हायर स्टडीज के लिए भी देखा जाता है। यदि कुंडली का 9वां भाव, हायर स्टडीज का भाव एक्टिव रहेगा तो व्यक्ति अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लक फैक्टर। यदि लक उसका साथ देगा तो व्यक्ति किसी भी एग्जाम में आसानी से पास हो जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने भी देखा होगा, कई लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा होता है। उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं रहती, बस भाग्य उस वक्त उनका साथ नहीं दे रहा होता। इसके बाद जो हमारा आखिरी भाव है वह सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है कुंडली का 11वां भाव। दर्शकों, कुंडली के 11वें भाव से हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति को देखते हैं, यानी जो लक्ष्य हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वह हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं, हम उसे प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं। जिस सरकारी नौकरी के लिए हम ट्राई कर रहे हैं वह हमें प्राप्त होगी, यह कुंडली के 11वें भाव का विवेचन करने के पश्चात हम जान पाएंगे। दर्शकों, हमारा अगला पॉइंट है कुंडली में राजयोग। इसमें हमें यह देखना है कि किसी भी जातक की कुंडली में क्या शुभ राजयोग जैसे गजकेसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग आदि अच्छे योगों का निर्माण हो रहा है कि नहीं, जो कि जातक को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में या उसके जीवन में कुछ अचीवमेंट करने में हेल्प करेंगे कि नहीं। दर्शकों, इसके बाद हम दशाओं पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हमने ऊपर कुंडली के मुख्य ग्रह, सहायक ग्रह, मुख्य भाव, सहायक भाव पर बात करी। आप देखेंगे कि इस प्रकार के कई योग तो आपको प्राइवेट नौकरी करने वाले या बिजनेसमैन लोगों की कुंडली में भी दिख जाएंगे। फिर वह सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका सीधा कारण है जीवन में चलने वाली दशाएं, जैसे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। जब भी हम कुंडली में किसी भी स्थिति का विवेचन करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रैक्टिकल रूप से उसकी उम्र के पड़ाव पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का हमारे देश में उम्र सीमा क्या है? 18 से 28 या 18 से 32 या 18 से 35? इस समय अवधि के दौरान उस व्यक्ति की दशाएं कैसी चल रही हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी भी ग्रह की दशा चल रही है, तो क्या उन दशाओं के दशापति नाथ का संबंध कुंडली के दूसरे, छठे, 10वें या 12वें भाव से बन रहा है? मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके इन भावों के अलावा कुंडली के सहायक भावों जैसे कुंडली का 3रा भाव, कुंडली का 5वां भाव, कुंडली का 9वां भाव, कुंडली के 11वें भाव से संबंध बन रहा है कि नहीं? दर्शकों, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर राशियाँ, राशि के नाम और राशि के स्वामियों की स्थिति लिख दी है। साथ ही मैंने नक्षत्र और नक्षत्र स्वामियों की स्थिति भी लिख रखी है, जिससे आपको कुंडली का अध्ययन करने में सहूलियत होगी। तो देखिए दर्शकों, मान लीजिए ये एक मेष लगन की कुंडली है। अब हम इसे मेष लगन की कुंडली बना लेते हैं। तो दर्शकों, यहाँ आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कुंडली 1 नंबर की ही होगी, मेष लगन की ही होगी। आपकी कुंडली कोई भी लगन की हो, यहाँ 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, बस उन्हें उन कैलकुलेशंस को यहाँ जो मैं कुंडली में समझा रहा हूँ उनके हिसाब से मिलाइए। जैसे चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम मेष लगन की कुंडली बनाते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब हम यह देखते हैं कि जो भी योग हमने यहाँ समझाए हैं वे कैसे फलित होंगे। जैसे मान लीजिए यह मेष लगन की कुंडली है। अब मान लीजिए गुरु कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। यह कुंडली का 6ठा भाव हो गया। 6ठा भाव कैसे गिनेंगे? यहाँ से आपकी कुंडली कोई भी लगन की हो, आपको कोई भी भाव गिनना हो, आप सिर्फ यहाँ से गिनिए। यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो, आपको उससे मतलब नहीं रखना है, आपको सिर्फ भाव गिनना है। तो कुंडली का 6ठा भाव कैसे हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
तो दर्शकों, अब हमने ये देख लिया है कि गुरु हमारी कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। अब इसके बाद हमें यह देखना है कि गुरु के नक्षत्र स्वामी कौन है, गुरु किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। इससे हमें गुरु की प्लैनेट फैमिली की जानकारी हो जाएगी, जिससे हम अच्छा प्रेडिक्शन निकाल पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए गुरु कृत्तिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब यह देखिए कि यहाँ देखिए कृत्तिका नक्षत्र आता है सूर्य में। अब इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु सूर्य के नक्षत्र में है। अब हम मान लीजिए सूर्य को 10वें भाव में बिठाल देते हैं, तो हमने सूर्य को 10वें भाव में बिठाल दिया। अब देखिए हमें गुरु की प्लैनेट फैमिली मिल गई है। तो अब हम यह देखेंगे कि गुरु किन किन भावों के साथ मिलकर संबंध बना रहे हैं। देखिए गुरु इस वक्त कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो सभी को पता है कि गुरु के पास 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि से 10वें भाव पर देख रहे हैं, जो कि एक अच्छा भाव है। इसके साथ ही गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव पर दृष्टि मार रहे हैं। इसके साथ ही कुंडली के दूसरे भाव पर भी गुरु की 9वीं दृष्टि है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु कुंडली के छठे, 10वें, 12वें और दूसरे भाव से संबंध बना रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा योग है। इसके साथ ही अब आप देखिए गुरु के नक्षत्र स्वामी कौन है। तो गुरु के नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं। सूर्य कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव के अधिपति हैं। तो गुरु का संबंध अब कुंडली के 10वें और 5वें भाव से भी बन रहा है। तो अब हम यह देख रहे हैं कि गुरु तो सारे अच्छे भावों से संबंध बनाकर बैठे हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम में सफलता के चांसेस दे रहे हैं। इसके साथ ही हमें अंतर्दशा को भी देखना होता है। महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा, इन तीनों दशाओं में ही यदि कुंडली के सभी ग्रहों का संबंध, मैक्सिमम कनेक्शन कुंडली के 6, 10, 12, 3, 5, 9 और 11 यदि इन भावों से बैठेगा, तब हमें एग्ज़ाम में सफल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यदि इन भावों में सहायक या मुख्य सहायक ग्रह नहीं भी बैठे हैं, तो भी मैंने देखा है कि लोगों के एग्ज़ाम निकल जाते हैं। बस कुंडली के इन भावों में सहायक भावों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। के बाद हमारा अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह है गोचर। दर्शकों, आपकी कुंडली में कितने भी अच्छे योग बन रहे हों, कितने भी अच्छे चांसेस बैठ रहे हों, यदि गोचर में जो ग्रह स्थिति है उनकी दृष्टि आपके दशानाथ, अंतरदशानाथ या महादशानाथ इन पर पड़नी चाहिए। जितनी ज़्यादा दृष्टि पड़ेगी उतना ही अच्छा आपके चांसेस बनेंगे। अब आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हम अपनी कुंडली के किसी भी ग्रह के नक्षत्र की स्थिति को कैसे जान सकते हैं। दर्शकों, इसके लिए आप एस्ट्रोसेज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज ऐप में जब आप अपनी कुंडली की डिटेल्स डालेंगे और जब आपकी कुंडली जनरेट हो जाएगी, तब आप लोग उसमें ग्रह स्थिति को अवश्य देखें। ग्रह स्थिति का एक कॉलम आएगा, उसमें ग्रह स्थिति में जाकर अपनी कुंडली के किसी भी ग्रह की नक्षत्र स्थिति को देख सकते हैं। दर्शकों, आज हमने जिन भी सूत्रों पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करी है, इसको प्रैक्टिकल रूप से समझाने के लिए मैं आगामी हफ्तों में कुछ ऐसे बच्चों की कुंडली पर डिस्कशन करूंगा जिनका हाल ही में प्रतिष्ठित गवर्नमेंट एग्जाम्स में सिलेक्शन हुआ है। अब अंत में एग्ज़ाम में हम कैसे सफल हों, इसके लिए हमें क्या उपाय या पूजा करनी चाहिए या साधना करनी चाहिए, जिससे कि हमें हमारे एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। इसके लिए आपकी कुंडली के जो भी दशानाथ स्वामी हैं, उनके बीज मंत्रों का जाप करें। साथ ही यदि कोई ग्रह अच्छी स्थिति में है और उसकी पावर कम है, तो ऑथेंटिक और असली रत्न को धारण करें। नील सरस्वती स्तोत्रम का पाठ रोजाना करें। इसके साथ ही कई बार स्टूडेंट को वांछित सफलता नहीं मिलती है, जिनके कारण अवसाद, टेंशन और नकारात्मकता भर जाती है। इसको दूर करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का जाप करें। यदि आप जाप नहीं भी कर पा रहे हैं, तो इनका YouTube पर वीडियो उपलब्ध है, इनको सुने। सभी मंत्रों तथा रत्न को उचित मुहूर्त में धारण करें। बिना किसी मुहूर्त के गलत समय पर इसे धारण ना करें। किसी योग ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम पुनः अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए